जैसे आपको पता है ना, व्यापम अब चेंज हो गया। व्यापम को हटाकर कौन सी संस्था बनाई जा रही है? सीजी व्यापम को हटाकर क्या किया जा रहा है? सीजी एसएसबी बोर्ड की स्थापना की जा रही है। तो देखिएगा, नाम भी चेंज हो गया है। तो जैसे आप अगर मान लो सीजी व्यापम अगर टाइप करते हो तो क्या दिख रहा है अब? छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक, ये दिखने को मिल रहा है। पहले पूर्व नाम क्या था? छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, पहले का नाम हुआ करता था। अब देखते हैं क्या कि कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए थे इसको लेकर। मेरे पास अलग से है, वो बताता हूँ थोड़ी देर में। तो इसमें क्या देखेंगे आप कि नई नई जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, उसमें क्या बताया गया है? जानकारियां दी गई है। कैसी जानकारियां दी गई है कि कौन कौन से पद आने हैं और कौन से विभाग द्वारा लिए जाएंगे। सुने हो कि नहीं सुने हो? कौन से विभाग के द्वारा लिए जाएंगे, और इसके अलावा आपको देखना है क्या कि उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। देखे थे कि नहीं देखे थे वाला पीडीएफ? तो आप में से ग्रेजुएशन किनका किनका कंप्लीट है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है, रनिंग में है। ठीक है। दूसरा चीज कि आपको पीजीडीसीए भी कंप्लीट करना है। क्या करना है? पीजीडीसीए भी आपको क्या करना है? कंप्लीट करना होगा। मतलब अभी आप ये समझिएगा कि ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको खाली नहीं बैठना है। आपको एटलीस्ट पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करना ही है, पहले ही कर लेना है। क्योंकि जितने भी अब एग्जाम आने वाले हैं उसमें, हाँ, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब में ये आपको वैकेंसीज दिखाई देंगी। उसमें ये बोला जाएगा कि ये पद आपको, बता रहा हूँ ना, ये क्वालिफिकेशन आपको होने चाहिए करके। ये आया था एक, जिसमें बताया गया है विभिन्न पदों के शैक्षिक अर्हताएं क्या क्या होंगी। ठीक, देखिएगा कौन कौन से विभाग होंगे, समस्त विभाग को इसमें शामिल किया गया है। जैसे ये केमिस्ट हमारे काम का भी है नहीं। अगर आप आपने केमिस्ट में ग्रेजुएशन किया हो तो आपके काम का है, तो मान्यता प्राप्त से एमएससी करना है। एमएससी कौन सा विभाग? वाणिज्यिक विभाग ले रहा है। फिर सहायक सांख्यिकी, प्रोग्रामर। तो हम देखेंगे कॉमन जो ग्रेजुएशन है वो वाला, ये वाला जो पद है आपका कॉमन ग्रेजुएशन जिसमें बोला गया है, तो ये सारे विभाग के आगे जाकर हो सकता है एक कॉमन एग्जाम हो और दो पेपर हो। कॉमन एग्जाम हो और दो पेपर हो, या हो सकता है एक ही पेपर में दो तीन सेक्शन बनाकर लिया जाए। तो श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहायक विस्तार अधिकारी, जिसको हम क्या एडीओ वाला पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद सहायक निरीक्षक, उप अंकेशक। तो फिर इसके अलावा क्या दिया है इसमें? खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक। तो अभी मंडी निरीक्षक वाला एग्जाम हुआ था, मंडी इंस्पेक्टर हुआ था। तो वो सब के लिए क्या बोला गया है? केवल और केवल स्नातक बोला गया। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। और क्या बोल रहे थे? हाँ, यूजी, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो ये सारे विभाग के एग्जाम होने हैं। ये सारे विभाग के एग्जाम होने हैं जिसपे आपको ग्रेजुएशन चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी अदर एग्जाम है जहां पर मान्यता प्राप्त स्नातक तो है। फिर क्या लिखा है? शीघ्र लेखन, स्टेनो। फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश लिखना वाला होना चाहिए, द्विभाषी लेखन होना चाहिए। तो ये बहुत सारा है। कंप्यूटर में डेटा एंट्री का बोला गया है 1000 प्रति घंटा, 10,000 प्रति घंटा के हिसाब से। तो ये सारा बोला गया ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो कॉमन ग्रेजुएशन है उसके लिए कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, सहायक ग्रेड 3 में भी बहुत सारे विभाग में निकलता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। फिर उसके बाद क्या है? 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, फिर आगे क्या बोला है कि आपका गति, ये आ जाता है, प्रैक्टिस करने से ही आ जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। और कहीं कहीं पर क्या बोलेगा? इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। वो देखा आपने। फिर आप देखते हैं वार्डन का एग्जाम आता है। तो वार्डन के एग्जाम खेल और
कहाँ, युवा क्षेत्र से आएंगे। तो क्या बोला गया है, स्नातक, और क्या बोला गया है, कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 वर्षीय क्या, कंप्यूटर डिप्लोमा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई सब में ग्रेजुएशन तो कंपलसरी बोल रहा है, साथ ही साथ क्या करना है, आपको 1 वर्ष का डिप्लोमा करना है। तो 1 वर्ष का डिप्लोमा मतलब आप देखिएगा पीजीडीसीए ही करना है। कई बार क्या होता है कि 12th के बाद अगर करते हैं तो डीसीए होता है, 12th के बाद अगर करते हैं तो डीसीए होता है, वो 1 साल का डिप्लोमा तो है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, जिनका हो गया है वो पीजीडीसीए कर ही लेना, क्योंकि सारे एग्जाम में आपको पीजीडीसीए का क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा। फिर आगे देखिएगा मानचित्र सहायक, तो उसमें बोला गया है क्या कि आपको 10+2 होना चाहिए, फिर आपका आईटीआई होना चाहिए। तो ये हटा देते हैं, हमारे काम का यहाँ पर नहीं है, वाहन चालक नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। ये देखो पटवारी के लिए क्या बोला है, तो 10+2 12वीं होना चाहिए और प्लस 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो पटवारी का भी एग्जाम अगर है तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। फिर उसके बाद छात्रावास अधीक्षक 12वीं प्लस क्या बोला है, 1 वर्षीय डिप्लोमा। मतलब आप ये देखिएगा एग्जाम आएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन उस एग्जाम के लिए आपको पहले से पहले क्या करना है, प्रिपेयर होके रहना है। क्या रखना है, प्रिपेयर होके रहना है कि ये सारे एग्जाम मुझे देने हैं और मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इधर तैयारी पूरी है लेकिन आप मिनिमम क्वालिफिकेशन भी पूरा नहीं कर रहे हो। तो आपको पढ़ना भी है और जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी साथ ही साथ कंप्लीट करना है, ताकि जॉब आए और आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट हो। समझ में आया? ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये सारे एग्जाम हैं, ये सारे विभाग हैं और इतने क्या चाहिए इसमें, ये सभी कुछ रहेगा योग्यता। अब देखते हैं क्या सर, जो पहले आए थे वो क्या बता के गए, आपको सिलेबस कुछ डिजाइन करके गए हैं, क्या बता के गए हैं? हाँ? एक कॉमन सिलेबस बताए होंगे, कॉमन सिलेबस पीएससी और व्यापम वाला। तो व्यापम वाला एक कॉमन सिलेबस बताए होंगे सर आपको, जिसमें से वो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट डील की है। हाँ अभी जो छत्तीसगढ़ का इतिहास, हाँ हाँ ठीक। चल अब मेरी बारी है। देखो मेरा सेक्शन जो है इंडियन जीएस वाला है, जनरल स्टडीज, भारतीय सामान्य अध्ययन। तो भारतीय सामान्य अध्ययन में बहुत सारे विषय होते हैं, तो इसमें से जो 4 पिलर बोले जाते हैं, 4 पिलर का मतलब ये है कि एक तो इतिहास, 4 स्तंभ, इतिहास, भूगोल, संविधान, संविधान की जगह हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था, संविधान लिख रहा हूँ, और फिर है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये जो 4 पिलर है, ये 4 पिलर को हमको कंप्लीट करना है। तो इसमें से जो मेरा सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा। कौन सा सेक्शन रहेगा, भारतीय इतिहास। तो ये 4 पिलर है। 4 पिलर के बाद में एक चीज देखते हैं, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, क्योंकि इतिहास तो पहले जो हो चुका है उसको पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो उसके 2 आधार बताए गए हैं, 2 बेसिस बताए गए हैं, जिसके बेसिस पे हमको इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री पढ़ना होता है। कौन कौन से 2 आधार होते हैं? सही है, एक लिटरेचर है, जैसे पुराने समय के सिक्के मिले, है ना, सिक्के मिले, है ना, एविडेंस के बेसिस पे ना। तो देखो 2 प्रकार के क्या होने चाहिए हमारे पास, एविडेंस होने चाहिए, 2 प्रकार के साक्ष्य। अब 2 प्रकार के साक्ष्य कौन कौन सा, एक को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है कौन सा, पुरातात्विक, और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य।
साहित्यिक साक्ष्य या आप इसको लिखित साक्ष्य भी बोल सकते हैं। कौन सा साक्ष्य बोल सकते हैं? लिखित साक्ष्य बोल सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य, तो ये दो प्रकार के साक्ष्य हैं जो हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस मतलब जरूरत होती है। अब इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को कई सारे हिस्से में बांटा जाता है। कौन सा हिस्सा पढ़े बताओ? इतिहास को जब बांटते हैं तो इन साक्ष्यों के आधार पर दो साक्ष्य के आधार पर हम इसे 3 हिस्से में बांटते हैं। कौन कौन सा हिस्सा? बताओ क्या बोलते हैं? कुछ तो पढ़े हैं ना, 3 पार्ट में बांटते हैं। बांट तो आप पाषाण काल को रहे हो, इतिहास को नहीं बांट रहे हो। क्या लग रहा है? कुछ तो पढ़ते थे ना, हम 3 पार्ट में पढ़े हैं इतिहास। कुछ जो भी पता है वो बताओ, जैसे सर ने बताया कि सर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और कोई? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, वही है, वेरी गुड, वही देखना था। तो एक देखना है क्या? प्रागैतिहासिक काल। कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं? ठीक, वर्ड यूज करो, समझ में आ रहा है? मैं पूरा बोलूंगा। एविडेंस था तो ये क्या था आपका? पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और ये रिटन एविडेंस। अब उसी में देखते हैं क्या, ये जो पहला पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक, तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर क्या मिलता है? केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। प्री हिस्टोरिक एज में केवल और केवल क्या मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज। स्टोन एज, हियर वी स्टडी द एज एरा ऑफ स्टोन एज। फिर सेकंड देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, तो ये जो प्रोटो हिस्ट्री है, ये कैसा टाइम पीरियड होगा जहां पर क्या क्या एविडेंस मिलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री में एक मिलेगा क्या? पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सेकंड एविडेंस है, रिटन एविडेंस, वो भी मिलेंगे। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपको पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है हमारे पास? रिटन एविडेंस मिल रहा है। और रिटन एविडेंस के बारे में ये बोला गया है अब तक ये रीडेबल नहीं है, अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। अब तक क्या नहीं किया गया है? इसे पढ़ा नहीं गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसी में देखिएगा हमको क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, उसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद देखते हैं अगला जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा ऐतिहासिक काल। पीरियोडिक हिस्ट्री, पीरियोडिक हिस्ट्री, तो ये जो पीरियोडिक हिस्ट्री है, इसमें आप देखते क्या है, क्या रहेगा कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। और लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ भी पा रहे हैं, पढ़ा भी जा चुका है। मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, रिटन एविडेंस मिले, और रिटन एविडेंस पढ़े भी गए।
तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि पूरा वैदिक काल से लेकर, वैदिक एरा से लेकर, पूरा वैदिक एरा से लेकर मॉडर्न टाइम तक, मॉडर्न टाइम मतलब करंट टाइम, वर्तमान समय तक, प्रेजेंट टाइम में या करंट टाइम में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत लेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेंगे। किसके अंतर्गत लेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेंगे। बात समझ में है? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में, और इंडियन हिस्ट्री को रीड करने का या समझने के दो बेसिस होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला वाला जो समय है, टाइम पीरियड है, जहां पर आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो कोई भी रिटर्न एविडेंस मिला नहीं, तो वहां पर केवल और केवल क्या मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल। मतलब उसमें भी क्या मिलेगा आपको? एक तो पत्थर के टूल्स मिलेंगे, पत्थर के औजार मिलेंगे, पत्थर के औजार मिलेंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे वहां की पेंटिंग्स मिलती है। वो क्या करते थे, जैसे पेड़ के पत्तों से क्या करते हैं, रस निकालते थे, उसके ड्रॉप्स निकालते थे, और उसको हाथ में लेकर किसी किसी प्रकार का क्या करते थे, डायग्राम बनाते थे। तो हमको एक तो शैल चित्र बोला गया उसको, रॉक पेंटिंग्स, जो छत्तीसगढ़ से भी काफी जगह में मिलेगा। रायगढ़ पूरा फेमस जगह है उसके लिए, कबरा पहाड़, फिर उसके अलावा सिंघनपुर की गुफा, ये सब के सब जो प्लेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक पेंटिंग्स के लिए, शैल चित्र के लिए। फिर सेकेंड वाले एरा में क्या है कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य भी मिल रहा है, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य को, रिटन एविडेंस को आज तक हम लोग क्रैक नहीं कर पाए कि वो एक्चुअल में क्या लिखा है। तो इसलिए उसको कहाँ रखा गया? आधा पता चला, प्रोटो हिस्ट्री। फिर उसके बाद पीरियोडिक, पीरियोडिक हिस्ट्री इसलिए ताकि हमको टाइम पीरियड का पूरा एक्यूरेटली पता चलता है किसके बाद कौन सा एरा है करके। तो ऐतिहासिक काल, तो ये क्या हो जाए, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लिखित साक्ष्य भी मिला, और पढ़ा भी गया। तो वैदिक काल, तो वैदिक जो भी लिटरेचर है उसको हम पढ़ पाए हैं, वैदिक साहित्य को, इस कारण। और कब? आज भी, जैसे आज आप लिख रहे हो उसको पढ़ भी पा रहे हो। तो करेंट सिचुएशन। लेकिन हमारी जो कहानी है, इतिहास जो है, वो कहां तक चलता है? 1947 तक। पढ़ना हमको कहां तक है? 1947। और थोड़ा बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो अभी देखो जितना भी एग्जाम आएगा उन सब के लिए कॉमन सिलेबस आएगा कि जीएस वाला सेक्शन इतना ही रहेगा। बाकी आप अदर सीक्वेंस में जब अदर सेक्शन में जब जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि एक आएगा श्रम विभाग का, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट का। तो लेबर डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? लेबर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। फूड डिपार्टमेंट का आएगा तो फूड एक्ट पढ़ना पड़ता है ना। वैसे ही लास्ट टाइम आया था हॉस्टल वार्डन का एग्जाम का आया था। तो हॉस्टल वार्डन में क्या था? बच्चों को देखना है, तो बच्चों को समझने वाला एक सेक्शन जोड़ा गया था उसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी जोड़ा गया था, बाल मनोविज्ञान, वो भी एक सेक्शन रहेगा। तो वो क्या रहेगा, एक कॉमन सिलेबस आएगा कुछ समय बाद। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे आप कि अलग अलग कैटेगरी का जब एग्जाम होगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडिशनल चीजें भी उसमें पढ़ना होगा। तो पहले तो हमको कॉमन एग्जाम की तैयारी करनी है कि भाई कहीं भी अपन कॉमन में तो ना चूके। फिर उसके बाद स्पेसिफिक जब भी एग्जाम आएगा उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आपके इस बैच में वो सब कुछ तैयार कराया जाएगा। जो भी करंट में एग्जाम आने वाला रहेगा उस एग्जाम को ध्यान में रखकर सारे सेक्शन कवर कराए जाएंगे। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक, नोट करिएगा। हो गया ना नोट? अब यहां से हम देखने वाले हैं क्या कि हम इतिहास तक पहुंचे कैसे, कैसे हमारे सामने एक एक करके आया। जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा वैदिक एरा से करंट टाइम तक। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पर स्टोन एज। तो हमको ना इन सब के बारे में रियलाइजेशन कब से शुरू होने लगा, सबसे पहले इसके बारे में पता चला, फिर इस टाइम पीरियड के बारे में, फिर उस टाइम पीरियड में हम पहुंचेंगे। तो हम पहले देखते हैं हमको जानकारी कैसे हुई, कैसे हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन जैसे मिला और फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। चलो, सबसे पहले ऐतिहासिक काल देखिएगा। ऐतिहासिक काल, पीरियोडिक हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री देखना है? पीरियोडिक हिस्ट्री। अब ये जो पीरियोडिक हिस्ट्री है, इसमें अभी टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूं ना, जस्ट समझ जाते हैं फिर टाइम पीरियड पढ़ेंगे।
तो क्या बताएंगे आप इसमें, कैसा एरा है जहां से आपको क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, और दूसरा कौन सा आपको साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य मिलता है, दोनों मिलते हैं। ठीक, हाँ फर्स्ट क्लास है ना। अब इसके बारे में हमको पूरा वैदिक काल से लेकर हम इधर वाली जानकारी पढ़ते हैं, वैदिक काल से लेकर इधर वाली जब जानकारी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें इसके बारे में जानकारी कैसे हुई। तो होता क्या है कि अंग्रेज जब भारत में रहे थे और उस दौरान वो क्या कर रहे थे, भारत में घूम घूम कर हाइक करते थे, हाइकिंग करते थे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, और फिर उसके बाद क्या करते थे कि वो देखते थे कि यहाँ तो बहुत पुराना मंदिर है, और फिर वो मंदिर को क्या करते थे, जब साफ कराते थे तो देखते थे नेम प्लेट लगा हुआ है कि जिस राजा ने बनाया उसका नाम लिखा होता था, फिर ईयर लिखा होता था। ईयर आज के हिसाब से नहीं, जैसे आज 2026 है ना वैसा नहीं, वो अपने हिसाब से कोट करते थे कि भाई मेरे शासन को 20 साल हो गए, मेरे शासन को 30 साल हो गए, उसके हिसाब से वो कोट करते थे। या तो जो बड़े बड़े उस समय संवत चले थे, संवत मतलब कैलेंडर बने, जैसे गुप्त कैलेंडर बना था, है ना, शक कैलेंडर, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है जिसमें हम अपने सारे त्योहार देखते हैं, फेस्टिवल देखते हैं, वो शक कैलेंडर पे बेस्ड है। तो वो शक कैलेंडर पे बेस्ड होते थे, तो उसको क्या किया गया, डिकोड किया गया। तो कौन करेंगे सबसे पहले डिकोड, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज थे उस समय। उन्होंने क्या देखा कि भारत में मंदिर बने हैं, भारत में बहुत सारे जो मोनूमेंट्स बने हैं वो देखा, स्मारक बने हैं, बहुत सारे अभिलेख मिले हमको, इंस्क्रिप्शन मिले, और सब को एक जगह लाए और उसको रीड करने लगे। और रीड करने के लिए कौन रीड करेगा, जो हिस्टोरियन होगा वो रीड करेंगे। तो यहीं पर क्या है कि ब्रिटिशर्स पहली बार ट्राई करते हैं। 1805 का एक टाइम पीरियड है जिसमें आप नाम पढ़ेंगे जेम्स मिल का, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था क्या, कि इंडियन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का, इंडियन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का। तो इनको बोला गया कि ये हमारे पास जितने भी सोर्सेस है, एविडेंस है, इनको आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद एक बुक लिखना है, प्रॉपर बुक लिखना है जो किस पे बेस्ड हो, इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड हो। किसको मिला था, जेम्स मिल को। तो जेम्स मिल ने बोला 2-3 साल लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगेगा नहीं, लेकिन इनको लग जाता है कितना, 12 साल। 12 साल बाद इन्होंने एक बुक लिखी प्रॉपर, और नाम रहता है क्या, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब समझ में आ रहा है कि इन्होंने भारत को भारत ना बोलकर क्या बोला यहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया, कि इनको पता था कि ये अब ब्रिटिश भारत कहला रहा है। किसका हिस्सा है, ब्रिटिश भारत का हिस्सा है, भारत नहीं है ये, क्या है ये, ब्रिटिश भारत है। बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया, इस बुक में इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया, कि इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। एक बोला क्या, हिंदू एरा, हिंदू काल, हिंदू काल। दूसरा बोला इसमें क्या, मुस्लिम एरा, मुस्लिम काल, और ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश काल। बात समझ में आई, है ना। तो पहले क्योंकि अगर हम पढ़ने जाते हैं इतिहास को तो हमको पता चलता है कि हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले पहले थे, तो वो एरा कौन सा हो गया, हिंदू काल हो गया। दूसरा, मध्यकालीन भारत जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसमें, इस्लामिक कल्चर में, तो उसको क्या बोल दिया इन्होंने, मुस्लिम एरा। और फिर ब्रिटिश आ गए थे, तो इन्होंने क्या बोला, ब्रिटिश एरा की बात की थी। किसकी बात की थी, ब्रिटिश एरा की बात की थी। किसकी बात की है, ब्रिटिश एरा की। तो इसमें बहुत सारी जानकारी हमको पहली बार कहाँ मिलेगी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में मिलेगी। अब बहुत समय और मतलब बीच बीच में और क्या होते गए, एक्सकवेशन होते गए, उत्खनन कार्य हुआ। उस उत्खनन कार्य में हमको बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे 1750 के आसपास में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, अशोक के अभिलेख मिले थे। 1750 किसके अभिलेख मिले, अशोक के अभिलेख मिले। inscriptions of Ashok were found. inscriptions of अशोक, ये यहाँ पर फाउंड हुआ ना, मिला है, मिला है, अभी पढ़ा नहीं गया है, अभी पढ़े नहीं है इसको। तो क्या होगा,
1937 को अशोक के अभिलेख पढ़े गए। पढ़े गए। तो ये ढूंढा किसने था? तो टिल फैंथलर नाम के एक पर्सन थे, हिस्टोरियन फैंथलर, इन्होंने ढूंढा था। और पढ़ा किसने, रीड किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप मतलब अभी भी हमारा हिस्ट्री बहुत बाकी है। मतलब हमारे भारत में जो मेन जो रूलर हैं, है ना, सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? सम्राट अशोक। तो इनके जो अभिलेख मिले थे, तो वो अभिलेख को रीड करने के बाद और निष्कर्ष निकाला गया कि भाई हम जितना सोच रहे थे टाइम पीरियड उतना नहीं है, उससे भी और पहले का है। तो हम और पहले गए, फिर चाणक्य के बारे में पता चला, फिर और लोगों के बारे में पता चला। तो धीरे 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 हमारा हिस्ट्री जो था और थोड़ा बड़ा होता गया। तो अब इसको फिर से लिखाने की जरूरत पड़ी, फिर से एक बुक लिखना था। अब बुक लिखा गया 1904 में। 1904 में एक राइटर आएंगे जिनका नाम होगा विंसेंट ऑथर स्मिथ। विंसेंट ऑथर स्मिथ। क्या नाम रहेगा इनका? विंसेंट ऑथर स्मिथ। कर्जन ने इनको अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया है। अब लॉर्ड कर्जन ने इनको बोला चलो आपको भी बुक लिखना है। तो इनको लगा कितना? 4 साल लग गया। कितना साल लग गया? 4 साल। और इन्होंने बुक लिखी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सा बुक लिखा है इन्होंने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी सेम डिवीजन किया गया। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 एरा में डिजाइन किया गया। और आजादी तक इसी बुक से हम पढ़ाई करते थे। इवन ये बुक आप भी आज भी आपको अमेजोन में मिल जाएगी। अमेजोन जो वेबसाइट है जिसपे हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, बुक वाले लिस्ट में ये भी मिल जाएगा। तो इसमें भी क्या पता चलता है हमको कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा गया है। फिर आपने कहीं ऐसा लाइन पढ़ा है क्या कि एक रूलर थे गुप्त वंश के, गुप्त डायनेस्टी के, जिनका नाम था समुद्रगुप्त? नाम सुने? उनको ना भारत का नेपोलियन बोला गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। वो किसने बोला है? इन्होंने ही बोला। और किसमें बोला? यही बुक है। जब वो बुक पूरा रीड करते हैं और नेपोलियंस के इन्वेंशन को देखते हैं, अभियान को देखते हैं, है ना, तो उन सबको देखकर उनको क्या बोलते हैं? यही बुक है जिसमें समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन बोला गया है। नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये बोला गया है, यही बुक है। तो जब हम जब किसके बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इनको तो नेपोलियन बोला है। किसने बोला है? तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने बोला है, या विंसेंट स्मिथ लिखा होगा बस नाम। समझ में? अब हमको जो हमारी जो पहले इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? ब्रिटिशर्स। जो भी उन्होंने देखा, जो भी ऑब्जर्व किया, इवन हमको डिकोड कराने में भी इनका योगदान था। इन्होंने क्या किया था? डिकोड किया था बहुत सारा। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। पहले ओल्ड लिटरेचर बुक को लेके गए और उसको रीड करना चालू किया, उसको समझा, फिर अशोक के अभिलेख को देखे, फिर उनको लगा ये दोनों तो सिमिलर सिमिलर हैं। फिर पता चला जो स्क्रिप्ट स्टाइल चल रहा था उस समय, जैसे अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो देवनागरी है, और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो रोमन है ना। आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन टेक्निक है, और ये जो है वो देवनागरी है। तो उस समय जो रिटन स्क्रिप्ट स्टाइल होता था वो होता था ब्राह्मी। वो होता था ब्राह्मी, वो अंडरलाइन नहीं होता, मतलब लाइन नहीं खींचते थे ऊपर। वो क्या होता था? बिना लाइन के होता था, और सबके बीच में इक्वल स्पेसेस दिए जाते थे। ठीक? समझ में आए? तो हमको हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कहाँ से पता चला? तो अंग्रेजों ने बताया। कहाँ किससे पता चला? अंग्रेजों से। जो हमारे साक्ष्य मिले उनको, जो भी एविडेंस मिला भारत में, तो उसको इन्होंने इकट्ठा किया, उसको लिखा, और लिखकर हमको ही पढ़ाने लग गए थे। हमारा इतिहास हमें ही बताया। तो ये आप देखेंगे क्या, ये बुक आज भी अवेलेबल है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत को समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला था? नेपोलियन। इसी बुक में बोला गया है। यहाँ तक समझ में आया?
अब हमें आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है, बात करो, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रोटो हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री देखना है, प्रोटो हिस्ट्री देखना है। तो प्रोटो हिस्ट्री वाले टाइम पीरियड में क्या कहानी है वो समझिएगा, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो 1926 आपको ये डेट देखना है, 1926 चार्ल्स मैशन, 1826 सॉरी 1826। अब 1826 में आप देखेंगे क्या, चार्ल्स मैशन। चार्ल्स मैशन क्या बोलते हैं कि एक जियोग्राफिस्ट, मतलब ये क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे। अब ये जियोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने क्या देखा कि इंडिया, मतलब उस समय वर्ल्ड मैप बन रहा था धीरे धीरे करके, कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, कैसा है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब क्या किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा था। अब जैसे ये डिकोड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो इसी समय क्या पता चलता है कि जो, जैसे अपना भारत, तो यहाँ पर क्या है आपका, जहां से बहुत सारा मोबाइल लेते हैं हम, है ना, चाइना, पता ही, फिर चाइना। यहाँ पर एक और हमारा दोस्त जहां से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हाँ, फिर इधर आप देखेंगे जहां पर अभी युद्ध चल रहा था, ईरान, है ना, यहाँ पर ईरान। फिर एक बड़ा सा महाद्वीप, एक बड़ा सा महाद्वीप, ठीक, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये पूरा ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक। तो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह वर्ल्ड मैप में। तो इन्होंने क्या देखा, चार्ल्स मैशन ने, जैसे आपने सुना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। भाई इतिहास में कुछ पढ़े ना पढ़े हम, मेसोपोटामिया तो सुना होगा, याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, ठीक, मेसोपोटामियंस। तो वो जो मेसोपोटामिया नाम का एक सिटी, जैसे आप क्या देखते हो हड़प्पा, हड़प्पा नाम का एक्चुअल में सिटी है, कैसे होगा वो सिटी, तो देखो जैसे मान लेते हैं आज से 200 साल बाद ये जगह नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन बाद में मान लेते हैं कि लोग आएंगे, फिर थोड़ा सा उत्खनन कार्य करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो ये पूरा गांधी चौक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है गांधी चौक का नाम आगे चलकर अल्फा 1 रख दिया जाए, है ना, अल्फा 1 रखा हो, और अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो ये जो सिविलाइजेशन उनको मिलेगा वो लोग क्या बोलेंगे, ये तो अल्फा 1 से मिला, तो ये सिविलाइजेशन का नाम क्या रख देंगे, अल्फा 1 सिविलाइजेशन, अल्फा 1 सभ्यता। बात समझ में आई। वैसे ही ये सभ्यता थी, हमको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता समय के साथ जब वो जगह को छोड़ा गया, तो धीरे 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 जमीन के अंदर जाते गया, जमीन के अंदर ऊपर मिट्टी आते गया, आते गया, आते गया, और वो नीचे दब गया, ऐसा ही हुआ था। फिर बाद में उसके बारे में जानकारी मिली, तो उस समय जिस समय उत्खनन कार्य हुआ, उस समय वो जगह हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, हड़प्पा। 2000 साल पुराना नाम थोड़ी ना होगा, नाम अभी का है, करेंट का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा से वो जानकारी मिली, इस कारण उसको क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता बोला गया। ऐसा नहीं 2000 साल पुराना नाम है, कैसे पता चलेगा आज के लोग 2000 साल पहले इसको क्या बोलते थे, नहीं पता चलेगा ना, ठीक। तो वो क्या है, इन्होंने देखा, जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने देखा वर्ल्ड मैप को, वर्ल्ड मैप को देखा, और इनको पता चला ये जो चाइना है, यहाँ पर एक सिविलाइजेशन है, ये जो आपका ईरान इराक वाला जो जगह है, यहाँ पर इनको पता चला ये तो मेसोपोटामिया में एक सभ्यता के बारे में पता चल रहा है। किसके बारे में पता चल रहा है, मेसोपोटामिया के बारे में। फिर मिस्र में एक सभ्यता जो पिरामिड बनाए थे, मिस्र, इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इसी को बोलते हैं क्या, और सुमेरियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुमेरियन। तो इनका कहना है क्या, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर एक सिविलाइजेशन मिल रहा है, यहां पर एक सिविलाइजेशन मिल रहा है, यहां पर एक सिविलाइजेशन मिल रहा है, तो भारत के इस वाले रीजन में भी तो एक आध सिविलाइजेशन होना ही चाहिए, तभी तो ये पैरेलल आ रहा है ना। तो इनका सबसे पहले भारत में एक सभ्यता होने का संकेत या सिंबल किसने दिया था, चार्ल्स मैशन ने।
भारत में एक प्राचीन सभ्यता है। होने के संकेत दिए थे। है नहीं है अभी नहीं पता, लेकिन इनका मानना था कि इंडिया में एक सिविलाइजेशन तो है, एंशिएंट सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट इन इंडियन रीजन, इनका ये कहना था। एक सिविलाइजेशन तो है एंशिएंट सिविलाइजेशन। फिर होता क्या है, जैसे ही हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही क्या देखेंगे आप, 1953, तो 1953 में अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुनेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम, किसका नाम सुनेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है एक तो ब्रिटिश इंजीनियर भी है और प्लस हिस्टोरियन भी है, आर्कियोलॉजिस्ट भी है। इनका इनका नाम जो है छत्तीसगढ़ के साथ भी जुड़ता है। हम छत्तीसगढ़, जैसे सर ने बोला ना हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, यही बोले थे ना, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तो जांजगीर चांपा में एक तालाब है, किरारी तालाब, और वहां पर से मिलता है क्या, एक वुडन पिलर मिलता है, लकड़ी का कास्ट स्तंभ मिलता है, लकड़ी का कास्ट स्तंभ या कास्ट स्तंभ बोलते हैं, वुडन पिलर मिला था। और उस वुडन पिलर में पता है बहुत सारे हायरार्की में, मतलब एक लाइन से लिखा गया है, जो जो भी ऑफिसर्स होते थे, अधिकारी जो होते थे, उनके नाम लिखे हैं। कौन से एरा के, सो सातवाहन काल के, सातवाहन डायनेस्टी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनके नाम लिखे हैं कि किसका क्या काम है करके। ठीक है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, कि कौन सा एरा का होगा क्या होगा। तो वो छत्तीसगढ़ भी आए थे ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कि इनको क्या मिला था, एक मुहर मिला था, सिंधु सभ्यता से संबंधित। मुहर का मतलब यहाँ पर क्या है, सील से है ना, सिंधु सभ्यता का मुहर प्राप्त हुआ, फाउंड द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मुहर प्राप्त हुआ। इनको क्या लगा मालूम है, कि इनको लगा कि यार ये होगा, किसी ने बना दिया होगा, और आज हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इनको मिला, तो यही है, किंतु महत्व को नहीं समझा। प्राप्त हुआ, किनको प्राप्त हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम को, लेकिन इंपॉर्टेंस, ही डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दिस सील, तो महत्व नहीं दिया इस मुहर को, इन्होंने क्या नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। बताते हैं इसी के बारे में भी। जैसे ये एनसीईआरटी की बुक का एक पेज है ना, मतलब एनसीईआरटी जो बुक है हमारा, आर एस शर्मा, उसके बुक का ही फोटो यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ देखो, ये आप पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे, देखो क्या दिख रहा है, देखो, पाकिस्तान स्थित पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता की महान खोज हुई थी। किसने किया था, ब्रिटिश अभियंता, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए थे। ठीक है, 53 की बात हो रही है। हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी, मतलब इनको पहला सील मिला था, वृषभ बना हुआ था, एक बैल बुल बना हुआ था, और कुल कितने में वो बने थे, लेटर्स बने थे, 6 लेटर्स बने थे, लेकिन महत्व को नहीं समझा। एग्जैक्ट लाइन उठाकर क्वेश्चन पूछा है, 1853 में मुहर प्राप्त होने के बाद भी महत्व को नहीं समझा था, तो ऐसा सील मिला था ना, इसको बोल रहे हैं सील। ठीक है, और ये सील किस पर्पज से यूज होता था, मुहर, सील,
जैसे अगर सील का मतलब ये मान के चलिएगा लोगो, है ना। जैसे आप मान लो कोई मोबाइल कंपनी, मोबाइल खरीदने गए हो तो आप उसमें नाम देखते हो ना, कौन से कंपनी का है ना, कौन से कंपनी का है ये आप देखते हो। ऐसा क्या क्या देखते हो, है ना। अगर ऐसा अगर बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक, प्लस करके साइन बना है, तो क्या बोलते हैं आप इसको, वन प्लस, है ना। आधा खाया हुआ अगर एप्पल आपको दिखाई दे तो वो क्या है, एप्पल, सबसे महंगा मोबाइल बोलते हैं। वैसे हर एक कंपनी का क्या होता है, एक लोगो होता है, ठीक है। तो अगर उस समय के ट्रेडर्स क्या करते थे, व्यापारी क्या करते थे कि अपने सामान के ऊपर अपना मोहर लगाते थे, जिस बात को बताता था कि ये किसका प्रोडक्ट है और ये कितना अच्छा होता है, समझ में। तो उसके लिए यूज करते थे ये मोहर को। तो एक लास्ट में शायद वाला होगा, मैं दिखाता हूँ। ये तो कनिंघम को ये मिला था ना, कनिंघम द्वारा प्राप्त, कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र। अब उसमें फोटो कॉपी या फोटो तो खींच नहीं सकते थे, उसको बाई स्केच से बनाया गया था कि ये ऐसा दिख रहा है कुछ करके, समझ में। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था क्या इसको, नहीं, नहीं दिया। तो इस कारण ये कहानी यहीं पर रुक गई, कोई आगे ही नहीं बढ़ी। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता ही नहीं चला। फिर आगे क्या देखते हैं, तो पहले इन्होंने ट्राई किया जियोग्राफिकल वे में, सेकंड पर्सन ने क्या किया, इनको मिला प्रूफ, लेकिन ये और आगे स्टडी नहीं किया। आगे देखते हैं तो क्या पता चलता है, 1856, 1856 में आप देखोगे क्या, पाकिस्तान का क्षेत्र, मतलब पाकिस्तान वाले रीजन में क्या चल रहा था, लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछ रही थी, लाहौर से कराची तक क्या चल रहा था, रेल लाइन। अब रेल लाइन बिछाने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा है जैसे रास्ते बनते हैं ऊपर नीचे, ऐसा रेल को बना सकते हैं क्या, बन सकता है क्या रेल, है ना। जैसे सड़क आप देखते हो, कोई लंबा सड़क है तो आप देखते हो कि कई बार रास्ते ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, तो वहां चल जाता है क्योंकि छोटा सा कार है, वो मूवमेंट झेल लेगा। लेकिन क्या हम ट्रेन के लिए ऐसा करेंगे क्या, नहीं, ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लैट सरफेस बनाना पड़ेगा। अब ऐसे ही अपलैंड डाउनलैंड ऐसा मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि ऐसे ही बराबर करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़े तो जब बराबर करने के लिए हमने मिट्टी खोदा तो पता चला नीचे तो ईंटों का दीवार है, नीचे क्या बना, ईंटों का दीवार मिला। अब ईंटों का दीवार मिला तो हमने थोड़ा और देखा, ये पता चला ये तो पूरा घर है। फिर थोड़ा और देखे तो पता चला ये तो पूरा एरिया है, पूरा का पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। लेकिन इस समय तक भारत में कोई भी ऐसा संस्था या डिपार्टमेंट नहीं था जो पुरानी चीजों को क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए, संरक्षित कर पाए। तो हुआ क्या, और ये जो समय है ये किसका है, डलहौजी का है। और डलहौजी को जानते हैं हम लोग, हड़प नीति वाले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है रक्त संबंध में तो आपकी जो पॉलिसी है, मतलब जो आपका रूलरशिप है वो लैप्स हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला था। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साक्ष्य मिले लेकिन नष्ट हो गया, साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, एविडेंस वर फाउंड बट लॉस्ट, बट डिस्ट्रॉयड, मतलब नष्ट हो गए। एविडेंस वर फाउंड बट दे ऑल वर गेट डिस्ट्रॉयड। यहां तक समझ में, बचा तो कुछ नहीं। फिर इतिहास में हम आगे बढ़ेंगे, हुआ ये। अब आगे देखते हैं कहां तक, 18, 18 के बाद 1904, 1904 इस समय किसका काल है, अच्छा थोड़ा और पहले चलते हैं ना, 1861 चलते हैं, 1861, 1861 किसका समय है, कैनिंग का, हाँ लॉर्ड कैनिंग, 1857 वाले जो क्रांति में थे वही। तो लॉर्ड कैनिंग का समय है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन कराया था, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन
स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टैब्लिशमेंट कराया था। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे डायरेक्टर? अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि सबसे ज्यादा उस यही थे क्वालिफाइड। अब होता क्या है कि इन्होंने तो ध्यान नहीं दिया सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये किस पे फोकस करते हैं? स्टोन एज पे फोकस कर रहे होते हैं। किस पे फोकस कर रहे होते हैं? स्टोन एज पे। तो स्टोन एज पे इनका फोकस रहेगा, उस पर रिसर्च भी करेंगे। लेकिन क्या ये स्टोन एज पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, आईवीसी को देख रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी को। तो सिंधु घाटी के बारे में यहाँ पर कोई डिटेलिंग नहीं हुई। आगे चलते हैं 1904 में, और ये टाइम पीरियड है किसका? कर्जन का। तो कर्जन ने काफी कुछ कराया था। एंशिएंट मोन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट उन्होंने पारित किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब किया था? 1904 में। एंशिएंट मोन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट, एंशिएंट मोन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट। और इसी समय क्या देखते हैं? भारतीय पुरातात्विक विभाग का पुनर्गठन, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ एएसआई बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई शॉर्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा। एएसआई किसके समय हुआ है? कर्जन के समय हुआ है। अब यहां पर इसके जो डायरेक्टर बनते हैं, निदेशक, वो होते हैं जॉन मार्शल। नाम सुने हैं क्या? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं उस समय ना जॉन मार्शल ही क्या रहते हैं? हेड रहते हैं एएसआई के। तो ये 1904 से लेकर 1928 तक 1928 तक क्या रहते हैं? इसके डायरेक्टर रहते हैं। तो इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा जो होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं सिंधु सभ्यता के। तो बेसिक पढ़े यहां तक। अब क्या हुआ? हम चलते हैं 1920 में। एकदम कहानी के जैसे याद करना है ना, कहानी को याद करना है, डेटा को याद नहीं करना है। जब कहानी याद करोगे तो डेटा अपने आप याद हो जाएगा। हिस्ट्री में ये है कि आपको डेटा बहुत सारा है, तो डेटा मत याद करो। आपके पीछे जो बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है ना, उस स्टोरी को याद करो। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर 1920, तो 1920 में क्या है? पाकिस्तान का जगह है। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है और यहाँ भी पंजाब प्रांत है। पंजाब बड़ा हुआ करता था ना, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में है ना, पंजाब। अब पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है मांडगोमरी। मांडगोमरी एक डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मांडगोमरी डिस्ट्रिक्ट। अब पता है मांडगोमरी के अंतर्गत ही क्या है? आपका एक जगह है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। मांडगोमरी, जैसे ये बिलासपुर है और बिलासपुर का ये वाला एरिया क्या है? गांधी चौक है। वैसे ही क्या है, मांडगोमरी एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता था और उसका एक छोटा सा एरिया क्या था? हड़प्पा। यहीं पर से क्या चल रहा था? वापस से रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। क्या था? रेल लाइन। तो रेल लाइन जब बिछाया जाएगा तो फिर वैसे ही होगा, मिट्टी को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। ठीक। तो यहीं पर क्या होगा? ईंट मिलेगा, और ये ईंट के सैंपल कहाँ भेजे जाएंगे? जॉन मार्शल के पास भेजे जाएंगे। और जॉन मार्शल समझ जाएंगे कि ये अभी के तो नहीं है, ये बहुत पुराने सिविलाइजेशन के एविडेंस हैं। तो तुरंत यहाँ पर क्या करना होगा? हमको रेलवे लाइन वाला काम रोकना पड़ेगा, और क्या करना होगा? यहाँ पर एक्सकेवेशन, उत्खनन कार्य करना होगा। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेते हैं, है ना। ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेंगे कि भाई देखो, यहाँ पर रेल लाइन ना बिछाकर दूसरे लाइन से निकाल देते हैं। यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन के हमें क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। हमको यहाँ पर उत्खनन कार्य करना है। और फिर यहाँ पर 1 साल बाद ये जो होगा, 1 साल बाद 2 लोग आएंगे, दयाराम सहानी सहानी और माधव स्वरूप वत्स।
वत्स। ये लोग क्या करते हैं, इनको भेजते हैं, कौन भेजते हैं, जॉन मार्शल, जाओ आप लोग देख के आओ क्या है वहां पे करके। तो ये दोनों आएंगे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। इनको बोलते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, नाम है ना इनका, राय बहादुर, लेकिन लिखना नहीं है, बस याद रखना। तो दयाराम साहनी, ये लोग जाएंगे कहाँ, हड़प्पा, और हड़प्पा में जैसे जैसे मिलना स्टार्ट हो गए प्लेसेस, तो वैसे ही बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे। तो बताओ अब तक सिंधु घाटी के कितने प्लेसेस होंगे, 40, 50, 100, कितने प्लेसेस होंगे सिंधु घाटी से रिलेटेड? 200 प्लस। हाँ, ये 3000 भी हो गए होंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता चल चुका है। कितने प्लेसेस मिल चुके हैं, 2800, 2800 के आसपास हमको प्लेसेस मिल चुके हैं। अब इन प्लेसेस को हमको सबको नहीं पढ़ना है, हमारे लिए जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा देखना है। समझ में, क्लियर है? तो अभी हम किसको समझ पाए हैं, पीरियोडिक हिस्ट्री, और फिर हम सिंधु घाटी तक कैसे पहुंचे वो मैंने बताया आपको। सिंधु घाटी सभ्यता तक हम कैसे पहुंचे उसको हमने डिस्कस किया। कल से हमारा पहला टॉपिक भी चालू हो जाएगा, डेट और बाकी सब कल डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक बताया हूँ, और इसका इंपॉर्टेंस भी है। देखो जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम दोगे, इंडियन लेवल का दोगे, स्टेट लेवल का दोगे, उसमें हिस्ट्री पूछेगा ही पूछेगा। इवन जब आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो इसका बैक स्टोरी जो है इंडियन हिस्ट्री का, वो काम आएगा आपको। तो जैसे ही आप हिस्ट्री चालू कर रहे हो, तो अभी 2-3 दिन आप लोग उसमें भी क्या पढ़ोगे, स्टोन एज पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे। तो अपन पाषाण काल पढ़ेंगे तो आपको उधर वाला ही एरिया भी क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।